नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन के हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो छुट्टियाँ चल रही है बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। तो इसी के साथ हम जो इतिहास का पहला चैप्टर है 8th क्लास का यानी 8वीं कक्षा का जो पहला इतिहास का चैप्टर है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। आपको मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक ही किसी को प्रेफर करें या खुद भी खरीदें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो विश्वसनीय होती है। अब यहाँ जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय को हम देखेंगे। ये पहला अध्याय है क्या? ठीक है, पहला अध्याय जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है कि ये कैसे, कब और कहाँ, यानी क्या है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यानी क्या कर रहा है, ये अध्याय जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ठीक है, और ये प्रश्न चिन्ह कब, क्यों, कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगर इतिहास को जानना है तो इतिहास के जानने के लिए हमें तारीखों को जानना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ववर्ती को याद करके परवर्ती का ज्ञान होता है। इतिहास खुद इस बात को वर्णन करता है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा के ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों की क्रम बहसें चलती रही। और आज आम समझ अपने आप भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है। बहुत बच्चे जो है इतिहास पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और इतिहास थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। अगर टीचर अच्छा हो इतिहास पढ़ाने वाला तो इतिहास को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर अपने अपने बदलावों में ही के बारे में ही बातें करता है, क्योंकि इतिहास जो है वो समय समय पर बदलता रहता है। इसीलिए इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और जो ये चौथा जो काल चल रहा है, ये अत्याधुनिक काल चल रहा है इतिहास का। ठीक है, और अलग अलग समय पर बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीजें किस तरह थी और उनमें क्या बदलाव आए। और जैसे ही हम अतीत के बारे में बात करते हैं, अतीत यानी जो बीता हुआ, पास्ट के बारे में बात करते हैं, यानी भूतकाल के बारे में बात करते हैं, पहले और बाद में की गई बातें, ठीक है, करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर भी अपने ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। ठीक है, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही होता चला आ रहा है। ये हम लोग अपने मंतव्य में मान लेते हैं। ये सब कुछ अचंभे वाली बातें हैं और कुछ अचंभे वाली बातें नहीं है। तो ऐतिहासिक ये सब क्या होते हैं, इतिहास उत्सुकता भी बढ़ा देता है, क्योंकि कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी होती है और कुछ चीजें जानने से उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जैसे आपको बता देता हूँ, किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते आपने देखा होगा, हैरान हो सकते हैं। चाय काफ़ी पीने का चलन है कि, और उसके बाद क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि पता है कि चाय का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो चाय का इतिहास भी हम जानेंगे। तो हर चीज़ का अपना एक इतिहास है। अगर मान लीजिए इस समय हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पेपर कहाँ बना था, ठीक है, ये भी एक इतिहास में आ गया। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली जो क्या है, सबसे पहला भारत का विश्वविद्यालय कहाँ खुला था, ये भी इतिहास में आ जाता है। यानी जो भी काम अगर अतीत से रिलेटेड हो या अतीत का वर्णन कर रहे हो तो वो सब इतिहास ही है। ठीक है, रेलगाड़ी, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली, कब चली, किसने चलवाई, ये भी इतिहास ही है। तो इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को किस चीज़ों से जानकारी मिलती थी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई लोगों को किस चीज़ों से जानकारी मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं, प्रेरित कर देते हैं कि समय को हमेशा साल, महीना या पैमाने पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि समय जो होता है वो दशकों, शताब्दियों, ठीक है, ये कई इतिहास का वर्णन करता है, कई प्रकार के इतिहास का वर्णन करता है। ठीक है, जो क्या है पूर्णकालिक इतिहास जो होते हैं या आधे अधूरे इतिहास होते हैं उनके बारे में वर्णन करता है। कई बार इतिहासों को समझना बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि इतिहास को समझे कैसे। ठीक है, तो इतिहास जानने के लिए हमें कुछ
किताबें पढ़नी पड़ती हैं उसको समझने के लिए, या जो अपने हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जानने की, जो घर में जो हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं या माताजी हैं, उनसे जानने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, कौन सी क्या है, कौन सा देश कब स्थापित हुआ है, अथवा कौन सा राज्य कब स्थापित हुआ है, स्थापना दिवस, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है अपने जीवन काल में। अगर हम पढ़ रहे हैं जब भी, अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं जब भी, तो इतिहास हमें जानना चाहिए, ये अनिवार्य है। क्योंकि इतिहास जो है पूर्ववर्ती को याद करके ही परवर्ती का ज्ञान होता है। जो हमारे पूर्वजों ने किया है वो भी हमें पता चलता रहता है समय के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, बताना भी संभव नहीं है। सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि जुड़ाव की एक वजह यह है कि एक समय तथा युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा ही हमें एक समय अंतराल या समय या तारीखें देती हैं। इतिहास माना जाता है, इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में बात करता है। इतिहास लिखते कौन थे, ये सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि इतिहासकार कौन थे, अथवा इतिहास क्यों लिखा जाता था। ठीक है, इतिहास क्यों लिखा जाता था, मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, लिखते कौन थे और इतिहास क्यों लिखा जाता था, इतिहास क्यों लिखा जाता था। ठीक है, इतिहास क्यों लिखा जाता था। इसके राजा को ताज पहनाया गया और उसका क्या है, किस साल उसका विवाह हुआ, साल, ये सब चीज़ें, ये सब घटनाक्रम जो है ये इतिहास में जोड़ी जाती है। जैसा कि पिछले 2 सालों के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा। ठीक है, इतिहासकार बहुत से सारे दूसरे मुद्दे जो हैं, इन सवालों के बारे में भी लोग अपनी कैसी रोजी रोटी चलाते थे। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, जो लिप्टन टी के बारे में बता रहा है, लिप्टन टी, इसका ऐड भी आता है, आपने देखा होगा, इसका जो विज्ञापन भी देते हैं टीवी में। ठीक है, इस विज्ञापन में पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि 1922 में सबसे पहले भारत में ये चाय का चलन शुरू हो गया था। 1922 के दशक में भारत में चाय का चलन शुरू हो गया था। ये देख लीजिए, लाइन अंडरलाइन कर रखी है। ठीक है, 1922 का दशक है। ठीक है, चाय का विज्ञापन हो रहा है और लिप्टन टी था। और यहाँ पे क्या है कि ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी इनको दी गई है, राजकुमार आर्थर। ठीक है, ये यहाँ पे राजकुमार आर्थर। ठीक है, राजकुमार आर्थर, उसको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई है। अगर आपसे पूछता है किसको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी है, राजकुमार आर्थर को। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय महल का भी चित्र देख रहा है। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर था। ठीक है, जो ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी उसका तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर था। ठीक है, यहाँ पे कौन सी तारीखें, ये आ जाते हैं इस वाले प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कौन सी तारीखें। ठीक है, कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जो तारीखें चुनते हैं और जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वह आप महत्वपूर्ण नहीं होते, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ विषय घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, और अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे आपको बता देते हैं, यहाँ एक उदाहरण विचार कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल के बारे में बात की गई है। उसमें क्या किया गया है, हर एक गवर्नर जनरल के बारे में बात किया गया है। जैसे यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और उस समय जो कलकत्ता थी भारत की राजधानी थी। ठीक है, आपको जान के आश्चर्य होगा, तो सबसे पहले जो भारत की जो राजधानी बनी थी वो कलकत्ता थी, और वहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था, और उसके जो अधीन 2 गवर्नर और काम करते थे। एक गवर्नर मद्रास के गवर्नर, एक मुंबई के गवर्नर, दोनों काम करते थे। ठीक है, और शुरू होते थे, आखिरी वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो भारत आज़ाद हो रहा था तो आखिरी जो हमारे जो गवर्नर थे
वायसरॉय जिसे बोलते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पहले जो भारतीय, पूर्ण रूप से भारतीय जो वायसरॉय थे उनका नाम था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो इस वैसे इस किताब में लिखा नहीं है, इस अध्याय में लिखा नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। फिर उसके बाद क्या है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग वेलेजली आए, हेस्टिंग आए, वेलेजली आए, बेंटिक आए, डलहौजी आए। डलहौजी वो व्यक्ति है जिनके समय में क्या है कि भारत में ट्रेन की शुरुआत हो गई। ये लॉर्ड डलहौजी नाम है इनका। ठीक है, शिमला में रहते थे ये भी गवर्नर बने थे। ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं। तो कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे ही गवर्नरों के नाम थे। और इसके बारे में भी लिखते हैं, इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय को कभी ना कभी ख़त्म होने का सिलसिला ही छाया रहा था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इसके अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। और ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई गतिविधियां, नीतियां, उपलब्धियों के आधार पर तय नहीं था। मानता जानना महत्वपूर्ण है, इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों के विषय में जाना जाता है। क्या हम इसी के दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते? ठीक है, गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह अध्ययन देख सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो ऐसा तो टुकड़ों या अध्याय में बांट दिया जाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय कुछ सामंजस्य रहे और उसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है और उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। और इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के बारे में बताते हैं और भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती थी उस समय सिर्फ क्या था कि जो भारत में जो शासन व्यवस्था थी, जो औपनिवेशिक शासन था, उसी के बारे में इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की है। क्योंकि उस समय जो लेख लिखे जाते थे इन्हीं अफसरों के बारे में, इनके जो अधिकारी थे उनके बारे में लिखा जाते थे। जैसे 1817 में स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल ने लिखा है, 3 विशाल खंडों में लिखा है इन्होंने हिस्ट्री के बारे में। और ये लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू और मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया गया है, यानी मुगल, ब्रिटिशर्स। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडरलाइन कर दिया है मैंने, प्रोसेस अंडरलाइन कर दिया। 3 कालखंडों में बांटा गया है। और कालखंडों में जब बांट दिया जाता है, इसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, आपको भारतीय इतिहास को समझने के इन तरीकों, ठीक है, इस तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? और इसकी एक वजह यह है कि एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिशें और करते हैं। और इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यानी क्या है, इतिहास क्या करता है, कालखंडों को अथवा समय को क्या करता है, बांट देता है, उसको क्या करता है, बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। और मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। यानी क्या है, जो एशिया के जितने भी लोग हैं वो किससे पीछे हैं, वो क्या है, यूरोपीय लोगों से सभ्यता के मामले में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। किसने बोला है? मील का सिद्धांत है, मील ने अपना लॉ दिया है, प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हिंदू मुसलमान की ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती है। यहाँ पे रंग भेद की नीति भी चल रही थी। ठीक है, पर अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति को नहीं छापा, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि यहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं कि बेल सिस्टम, पर्दा प्रथा है। और यहाँ पे क्या है, सती प्रथा है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे स्त्रियों को जला दिया जाता है और यहाँ पे स्त्रियों को पर्दों के पीछे रखा जाता है और यहाँ पे स्त्रियों का वर्चस्व नहीं है। पर यहाँ इससे पहले यूरोप में भी ऐसा चलता रहा है। ठीक है, पर उन्होंने अपने यूरोप के बारे में नहीं छापा है, उन्होंने सिर्फ इंडिया की कुरीतियों के बारे में, भारत की कुरीतियों के बारे में ही लिखा है।
ठीक है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वारन हेस्टिंग का है, 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1773 का जो एक्ट था, जो 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, वो भी कलकत्ता में। ठीक है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों और जीवनियों की गौरव गाथाओं और तस्वीरों को, उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। ठीक है। ये उनकी तस्वीरें हैं। ठीक है। आपने देख लिए जो है ये जो है ये तस्वीर है। मैं इसको पूरा ही अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर उसके बाद हम अगली कड़ी पे चलते हैं। मिल की राय थी कि ब्रिटिश शासन को सभ्यता की राय पर ले जा सकता है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करता है कि अगर मील कौन है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे हमने पहले पढ़ा है, मील कौन थे? मील ने 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मील थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द इंडिया नामक किताब लिखी। ठीक है। और उनका भारत के प्रति क्या था, कैसा दृष्टिकोण था? भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि भाई भारत के लोग जात पात करते हैं और धर्म के नाम पे लड़ते हैं। वहाँ पर पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है। ठीक है। ऊंच नीच का भेदभाव है, समझे, इसलिए भारत तरक्की नहीं करता। और इन्होंने बोला था एशिया जो रीजन है वहाँ के लोग जो हैं आज भी दुनिया से बहुत पीछे हैं सभ्यता और संस्कृति के मामले में। ठीक है। ये कहा था इसने। तो मील की राय में ब्रिटिश शासन को भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था और ये क्या कर रहा है? ठीक है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये कहाँ से यहाँ से ये पूरी लाइन, ठीक है, ये मील के बारे में दे रखा है, ये मील के बारे में दे रखा है। ये देखिए पूरी लाइन ये जा रहा है ना, ये पूरी लाइन ये मील के बारे में मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, आप देखिएगा। तो मील का जो सिद्धांत था ठीक है, ये मील का सिद्धांत था। तो यहाँ पे जैसे इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रकृति और सभ्यता का प्रतीक भी माना जाता है। अंग्रेजी शासन पहले से सारा अधिकार का दौर था और इस तरह की धारणा का स्वीकार किया जाए। और क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुगलों ने भी राज किया था। ठीक है, मुगलों ने भी राज किया था यहाँ पे। और कई तरह के धर्म का एक साथ नहीं चलते और किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत किया। ठीक है। जीवन और तौर तरीकों को कोई महत्व नहीं होता था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर, ठीक है, इतिहासकार भारतीय इतिहास को क्या करते हैं? इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास को इतिहासकार कैसे बांट के देखते हैं? ठीक है, ये आधुनिक, मध्यकालीन, ठीक है, और आपके क्या प्राचीन इतिहास में इसके कालखंडों में इसको बांट के देखते हैं। ये वाली लाइन मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये लाइन देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ से ये अंडरलाइन हो गया है, ये लाइन, ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया है। ये लाइन अंडरलाइन हो गई है। ठीक है। और इस विभाजन को भी अपनी, ठीक है, अपनी समस्या है। और इतिहास इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है और पश्चिम ने आधुनिक यानी क्या है, इतिहास को जानने के लिए हमने बहुत आसान तरीका अपनाया है जो कि पश्चिम के लोगों ने भी अपनाया था इसको। ठीक है। वही थ्योरी हम लोगों ने भी अपनाई है कि इसमें क्या है, इतिहास को कालखंडों में बांट दिया गया है और मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास के लिए, ठीक है, ताकतों के विकास के लिए। और यहाँ पे क्या है कि युग माना जाता है और उनके लिए मध्यकालीन समाज में
वह समाज थे जहां आधुनिक समाज का युग माना जाता है। और क्या है कि क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना बिना सोचे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इस बात में देखेंगे। और अंग्रेजों का शासन, लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करते थे, ये हमारे देश की समानता यानी इक्विटी को नष्ट करने आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया था कि भारत के लोग जो हैं वो सभ्य नहीं है। जो एशिया में जो लोग रहते हैं, एशिया रीजन में रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग सभ्य नहीं है, हम लोग सभ्यता सिखाने ही उनको आए हैं। इनका ये मंतव्य था। किसका मंतव्य था? मिल का सिद्धांत था ये। औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक होता है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों, औपनिवेश मतलब होता है, पहले आप औपनिवेश समझ लीजिए। औपनिवेश का मतलब होता है कॉलोन। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। औपनिवेश का मतलब होता है कॉलोन, ठीक है, CLON, एक कॉलोन होता है, ठीक है, जो कि अस्थायी सरकार को बोला जाता है। और वो क्या करते थे, वो किसी भी देश में जाते थे, उसको अपना उपनिवेश बना लेते थे, यानी उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कॉलोन क्या है और कॉलोनी क्या है, ठीक है। कॉलोन का मतलब होता है औपनिवेश, यानी जैसे ब्रिटेन ने क्या है, ब्रिटेन जो था वो औपनिवेश था, कॉलोन था, और उसकी कॉलोनी क्या थी? भारत। भारत उसका उपनिवेश था, यानी कॉलोनी। समझ गए होंगे आप लोग। तो राजाओं को क्या है, दबाकर यहाँ पे 565 देसी रियासतें, 565 से ज़्यादा देसी रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ के जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों को इन्होंने दबा के और यहाँ पे उनको भूभाग छीन लिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जो कि इतिहास में वर्णन किया जा रहा है। और राजस्व वसूल किया जाता था, और इन्होंने क्या किया था, कई तरह के बंदोबस्त लगा दिए गए। और जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इस्तेमारारी बंदोबस्त हो गया, ठीक है, भू राजस्व बंदोबस्त हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे इन्होंने टैक्सेस भी भारत पे लगा दिए। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, सस्ती कीमत पर खरीदी जाती थी, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान सस्ती कीमतों पर खरीद के, और ये लोग क्या करते थे, उसको ऊंचे दरों पे हम लोगों को इसको कंप्लीट करके, यानी क्या है, लास्ट गुड्स बना के, यानी फाइनल गुड्स बना के वो हमें बेच दिया करते थे। तो ये सिस्टम भी यहाँ चलता था। तो ये सारी जो थी, ये मतलब हम सरकार से, मतलब जो पहले हमारे भारत में जो 1773 में जब आए थे अंग्रेज, तो कंपनी राज करके आए थे। फिर उसके बाद 1857 में ये कंपनी राज से बदल के, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्राउन का सिस्टम बन गया भारत में। 1857 के बाद क्राउन सिस्टम लागू हो गया, ठीक है, जो कि क्या हमारे देश की जो है रीति रिवाज, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये देख लीजिए, ये अंडरलाइन कर देता हूँ। पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तरीकों में क्या बदलाव आया जब एक देश में एक दूसरे के दबदबे से इस क्रिया के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बदलाव आए? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब बदलाव आए औपनिवेशिक कारण से आए, ठीक है। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। आप इसको देखिए, ये अंडरलाइन हो रहा है ये, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। शायद मेरे विद्यार्थीगण मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो रहे हो। तो हम यहाँ पे अतीत के बारे में बात कर रहे थे। हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत इस्तेमाल करते हैं? इतिहासकार ज़्यादातर अभिलेखों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो आपके अभिलेखकारों में, अभिलेख शास्त्रों में, ठीक है, जो जहाँ पे इनके जो रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे, वहाँ से ये लोग क्या करते थे, उन रिकॉर्ड को लेके मतलब उसको क्या है, उसकी छटाई होती थी। फिर उसके बाद उन रिकॉर्डों से ही ये क्या करते थे, इतिहास को लिखा करते थे कि कब कौन सा गवर्नर आया है, कब कौन सा वायसराय बना था भारत में, कब क्या बना था, या पूरे विश्व में सब क्या बना था, या पूरे विश्व की जो भी इतिहास है इसी को जाना जा सकता है अभिलेखों के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद अभिलेख तो हो गए, फिर मुद्रा के द्वारा भी हम जान सकते हैं इतिहास को। फिर उसके बाद क्या है कि हम क्या है कि चित्रकारी के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो इसमें अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है और अंग्रेजों की मान्यता
मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो उसका हिसाब किताब एक कॉपी में या किसी कागज़ पे या कहीं पे भी हम बना के उसको दस्तावेज को रख लेते हैं, डॉक्यूमेंट को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। उसी तरह उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले की सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। और ऐसा करने के बारे में चीज़ों का काफ़ी तरह अध्ययन किया जा सकता था, क्योंकि जब तक आप चीज़ों पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी शब्दों पे या किसी भी राइट पे यानी किसी भी लेखन विधि पे आप जब तक स्टडी नहीं कर लोगे तो उसको आप कैसे सत्य मान सकते हो। तो वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है और लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष की बनवा लिए और तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट और दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय जो सेक्रेटरीट होता है वहाँ पे भी इन्होंने रिकॉर्ड रूम बनवा लिए। ये पूरा लाइन है, ठीक है, ये जो है ये पूरी लाइन है, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, पूरी लाइन है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए, ठीक है, भेजे गए जो इनके पत्र थे, ठीक है, शाखा प्रशासन, यहाँ पे देख लीजिए, एक से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र ज्ञापनों और शाखा से दूसरी शाखा में भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप क्या कहता है, आप आज भी अभिलेखगारों में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? अभिलेखगारों में देख सकते हैं। ये अभिलेखगार, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जिला अधिकारी को काम सौंपा जाता था, वो नोट्स, रिपोर्ट वगैरह तैयार करते थे, उस रिपोर्ट को वो लोग क्या करते थे, रख देते थे। जैसे यहाँ पे बम्बई है, जैसे 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार की शाही भारतीय नौसेना, ठीक है, तो ये नौसेना जहाँ पे बंदरगाह होते तो वहाँ नौसेना थे। बम्बई की बात इंतजाम किया है, दफ्तरों पर कब्जा कर ले, ठीक है, और शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। ये सब रिपोर्टें हैं जो जारी की गई थी, ठीक है। तो कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अन्य संदेश पर विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। विशाखापट्टनम में स्थिति तरह तरह से नियंत्रण किए गए हैं। तो ये भी डिटेल है, ठीक है। आपको बता देते हैं, भारत का सबसे ज़्यादा जो अर्थतंत्र जो चलता है वो बंदरगाहों से चलता है, क्योंकि जो बंदरगाह होते हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरी जगह लाने ले जाने में मदद करते हैं। बंदरगाह इट मीन्स पोर्ट, ठीक है, जहाँ पानी वाले जहाज रुकते हैं। सर्वेक्षण को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण हो गया था। तो उस समय सर्वेक्षण होता था, सर्वेक्षण की कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पढ़ा लिखा है, ठीक है, कौन टैक्स दे सकता है, कौन सा गांव टैक्स नहीं दे सकता, ये भी डिपेंड करता था। तो इसलिए सर्वेक्षण करते थे और आज भी सर्वेक्षण होते हैं, ठीक है। हर जो 10 साल में सर्वेक्षण होते हैं NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या होता है कि हाँ, आज भी क्या होता है कि सर्वेक्षण होता है, कि हमारा रिकॉर्ड होता है, जो सेंसस किया जाता है हर 10 साल में एक बार। अभी 2021 में सेंसस होने वाला था, पर कोरोना पैंडेमिक के चलते सेंसस नहीं हुआ, ये आगे हो जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश के नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करने के लिए गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए जाते थे। आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वेक्षण करता है कि कौन से लोग हैं। आपने देखा होगा, राशन कार्ड वाले आते हैं, पोलियो वाले आते हैं, फिर ऊपर से एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता है, तो इन लोगों को सर्वेक्षण पे लगा दिया जाता था, ठीक है। जनगणना वगैरह होता था। अभी हमारे तत्काल में जनगणना जो है वो NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ CSO लग जाते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन लग जाते हैं, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट करते हैं। फिर इसके लिए फिर भारत में नीति तैयार होती है, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन बनता है, पंचवर्षीय योजना, वो इन्हीं के आधार पे बनता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने लोग पढ़े लिखे, अथवा कितने लोगों की मृत्यु हो रही है साल दर साल, कितनी महामारी पनप रही है, अथवा कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, अथवा कितने बच्चों का जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारे रिकॉर्डेड रखता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, शरीफे का पौधा है, ये जो है, ठीक है, ये शरीफे का पौधा है। 1770 का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान में प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों का नमूना लिया जाता है और उसको सेव करके रख लिया जाता है, ताकि कभी भी अगर सृष्टि में कोई आपदा हो तो दोबारा उस पौधे को लगाया जाए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने क्या है, कई बीजों को और पौधों को संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो विशाल भंडार, यहाँ पे अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लग सकते हैं और फिर भी इस बात को नज़रअंदाज
नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है 1857 की क्रांति हुई थी, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि मतलब क्या है कि सिर्फ एक इनके बीच में एक र्यूमर फैला दिया गया था, एक अंधविश्वास फैला दिया गया था। जो इनफील्ड राइफल आई थी भारत में, पहली जो राइफल थी, उसमें क्या है कि जानवरों के कारतूस में जानवरों के खोल से उसको लपेटा जा रहा था और उस खोल को मुंह से फाड़ा जाता था, दांत से फाड़ा जाता था और उसमें बारूद भरा जाता था। ठीक है। इनफील्ड राइफल में तो लोगों का ये मानना था कि भैया उसमें सुअर और गाय क्या है, सुअर और गाय की चर्बियों के कारतूस का लेप लगा हुआ है। तो उनके धर्म के ऊपर बहुत सारे मतलब ये सब था कि उनके धर्म के ऊपर काफ़ी विवाद उठ रहे थे कि उनका धर्म नष्ट हो रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है। बैरकपुर छावनी से हुआ था, मंगल पांडे वगैरह यहाँ पे थे। और फिर ये बढ़ते कई राज्यों तक, कई देसी रियासतों तक पहुँच गया। और रिकॉर्ड इनमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं और उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद मिलती है कि इन बातों को जानने के लिए कहीं और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं। ठीक है। तो ये आपके हो गए थे रिकॉर्ड। ठीक है। आजकल रिकॉर्ड के लिए लाइब्रेरी रूम बनाया जाता है और आज भी वही सिस्टम चलता है रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। कि रिकॉर्ड जो है वो संभाल के रखती है सरकार की, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या क्या है कभी भी कोई सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट ने, किसी विभाग ने किसी रिपोर्ट को जारी कर दिया तो उस रिपोर्ट को भी हम संभाल के रखते हैं। आजकल तो मीडिया वगैरह हो गए हैं तो मीडिया भी उस रिपोर्ट को संभाल के रखती है ताकि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको बार बार दिखाया जा सकता है। ठीक है। तो अखबारों में 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दिखलाई गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस के लाइन्स क्या है बावर्ची खाने और क्या है घटिया भोजन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। ये भी इतिहास में कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का 22 मार्च 1946 की खबर है। ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मतलब इतिहास से जुड़ी थी। ठीक है। लेकिन स्रोत और क्या है उन लोगों को रचे पढ़ना लिखना। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इतिहास जानना है तो आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको इतिहास के बारे में और करंट इशू के बारे में भी जानकारी मिलेगी। आशा है आपको हमारा जो ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया तो आप इसको दिल खोल के अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ठीक है शेयर करते रहिए। अगर आप शेयर करिएगा तो 1 2 3 4 जितने भी लोग हैं, ठीक है, जहाँ तक ये चैनल बढ़ेगा आगे तो हमें भी खुशी होगी कि हमने ये जो चैप्टर बनाया है, ठीक है, या इस चैप्टर को एनालाइज किया है या इसको आपको पढ़ाया है तो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप अपने जो मंतव्य है वो कमेंट के द्वारा हमें दे सकते हैं। आपको ये चैप्टर हमने समझाया कैसा लगा, ठीक है, और आप अपनी जितने भी ये हैं, ठीक है, जितनी भी बातों को कमेंट सेक्शन पे आप लिख के भेज दीजिए और आपके कमेंट का हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसी के साथ अगले चैप्टर पे दोबारा हम अध्ययन करेंगे, दोबारा उसको एनालाइज करेंगे कि इतिहास में और क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके साथ आपको क्या है कि खाली इतिहास ही नहीं, हम आपको सिविक्स भी, पॉलिटिक्स भी, सोशोलॉजी भी और साथ में क्या है हिस्ट्री, जो इसमें हिस्ट्री तो अभी पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश भी और साइंस भी और साथ में मैथ भी आपको करवाएंगे। हमारी वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो वो अच्छे से अच्छे हो। आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं हमारे माध्यम से। तो इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेरों प्यार और मेरा सबको नमस्कार। छोटों को आदर और बड़ों को सम्मान।